कबाबे सीख हैं हम, करवटे हर सू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नवाब जी जो लफ्ज है ये नायब से बना है। यहाँ के लिए एक ये मजाक बन गया कि पहले आप। नवाबों के सल्तनत खत्म होने के बाद भी असली नवाब नकली नवाब टाइप की कहानियां चलती रही हैं। हमने तो फातिमा खाला से उसी दिन रिश्ता खत्म कर दिया था जिन्होंने इस मज़ा से निकाह किया था। हमें ना इनसे ना इनके उस खंडर से कोई लेना देना है। ये फैमिली तो नकली नवाब है, इनका तो नवाबों से कोई लेना देना नहीं है। 1975 में एक मुहतरमा आ गई विलायत बेगम, जिन्होंने कहा, जो दिल्ली स्टेशन जिन्होंने छिका लिया था। कोई कह रहा है तो उसको कैसे मना करें या क्या करें। अच्छा, सारी महिलाएं आई बाहर से, कोई पुरुष नहीं आया कि मैं असली नवाब हूँ। अगर किसी झूठ को आप बार बार बोलिएगा तो वो सच में तब्दील हो जाता है। तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, तो फेक न्यूज फैलाते कैसे थे लोग इतनी। ब्रिंग माई स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड। उनसे जब कोई बात भी करने जाता था तो कहती थी मैं आम लोगों से मिलती नहीं हूँ। लखनऊ का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो ऐसा है कि आप बात कह जाएंगे जिस समझ में नहीं आएगा, से ताल्लुक नहीं रखता है, समझ ही में नहीं आएगा। जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसफुद्दौला। जितना भी गोरा टूरिस्ट हिंदुस्तान आता है वो ताजमहल देखता है, दिल्ली जाता है और फिर राजस्थान जाता है। जो ये शीश महल था अब वो एक मोहल्ला हो गया है। बहुत सारे जो डिसेंडेंट्स रहे रॉयल फैमिलीज के, वो गरीबी में गए क्योंकि उन्होंने काम करना अपनी शान से नीचे समझा। हमारा हाथ उठाओ, गुदगुदी करो तो हम हंसेंगे। आप यहाँ पर माचिस जलाइए तो उधर आवाज जाए, इधर कागज फुसफुसाइएगा तो वहाँ कार में चली जाएगी। हाँ, यहाँ से दुश्मन देख लेगा और गोली मार देगा। वो सब कहानियां। अगर आप किसी शहर को आपको खत्म करना है तो आप वहाँ की जबान खत्म कर दिए। क्यों कहते हैं कि भाई मैं नवाब, मेरा कैद हो जाए मैं अपने वजीर के लिए जान दे दूंगा। लखनऊ में जो खाने आए हैं वो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, मुगल्स का। जो गंगा घाट है उस पर जो गंगा आरती है वो शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह ने की। बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड लेफ्ट राइट सेंटर। आपका स्वागत है। हम लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ की बात हो तो जो पहला लफ्ज दिमाग में आता है वो होता है नवाब, फिर आते हैं कबाब और जनाब माफ करिएगा सबसे पहले आता है आदाब। देखिए हमारे मेहमान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया आदाब करके। ये जो जगह है लखनऊ में, जब फैजाबाद से अवध की राजधानी शिफ्ट हुई तो आसफुद्दौला साहब ने, नवाब ने अपना पहला जो महल बनाया, शीश महल, उसके एक हिस्से में हम बैठे हैं और उसके मालिक नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ बैठे हैं। तो साहब क्या है शीश महल की कहानी, वहां से शुरू करते हैं बातचीत हम लोग। देखिए, जब नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया तो शिफ्ट होने से पहले उन्होंने अपना एक महल की तामीर करवाई जिसका नाम शीश महल रखा। शीश महल जो है वो पैगंबर शीश के नाम से मंसूब किया और क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा शीशेलात का सामान सजाया था, शैंडलियर्स, लैम्प्स और इस तरह का इतना ज़्यादा डेकोरेशन ग्लास आइटम्स का था कि वो शीश महल से धीरे धीरे वो शीश महल हो गया। तो अब ये शीश महल के नाम से तो ये एक्चुअली शीश महल है जो कि शीश महल कहलाने लग गया पॉपुलर लिंगो में। जी। तो ये उस महल का एक हिस्सा है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो ये महल कितना बड़ा था, क्या अभी भी आपके पास है, आप किस तरह ये? देखिए, ये पूरा महल जो है वो करीब 25-30 एकड़ में था। इसमें एक मार्बल मॉस्क अभी भी है, शाही तालाब है और भी इस तरह से फीलखाना और सब अस्तबल, इस तरह की जो भी ज़रूरत, स्क्वाश कोर्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर थी। और फिर महल जो था वो तो था ही रहने के लिए। स्क्वाश कोर्ट्स भी उसी ज़माने में बनवाए गए थे? जी, उस ज़माने में वो भी था और उसको हम लोग गेंदखाना कहते थे, मतलब वो गेंदखाने के नाम से मशहूर था जी। और जिस हिस्से में आप बैठे हैं ये उस महल के एक तरह से बागात हुआ करते थे यहाँ पर। तो जो शीश महल था और उसमें यह हुआ कि जब जिस वक्त फैमिली बढ़ती है और उसमें फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ख़ानदान में हिस्से जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एरिया जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में आया, जो कि करीब 125 साल से हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। तो अब ये पूरा जो शीश महल है, महल छोड़ के जो पूरा एरिया था वो, अब वो शीश महल की जगह अब वो एक मोहल्ला हो गया है।
तो महल से वो मोहल्ला हो गया, महल और शीश जो महल है- के नाम से जाना जाता है। महल पूरा मोहल्ला हो गया और वो मोहल्ला शीश महल के नाम से जाना जी, जाता है। क्या बात है। लेकिन उसका जो एक हिस्सा है, जो खास हिस्सा है, जी। वो अभी भी हम लोगों के सब रिश्तेदारों में ही है, जी, महल का हिस्सा। तो लखनऊ में जब अवध की कैपिटल शिफ्ट हुई, जी आसफुद्दौला जब जिन्होंने शिफ्ट की, तो पहला महल जो बना, उनकी रिहाइश हुई, वो ये एरिया है, ये वो ये बिल्डिंग शीश है, महल है, और यहाँ और से ये- रह के इन्होंने बड़े इमामबाड़े की तामीर की। तामीर की। अब आपके पास ये कब से है, क्यों, और आपके पास क्यों है? देखिए, ऐसा है कि ये हम लोगों के बुज़ुर्ग, हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारी जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली लीनियज है, वो किंग मोहम्मद अली शाह से, जो 3rd किंग ऑफ अवध थे, वहाँ से भी है, और प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली से भी हमारा ताल्लुक़ है। तो आपस में क्योंकि शादियाँ होती थी, तो इस तरह से शाही ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, और जो वज़ीर ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है। तो हम लोगों के बुज़ुर्ग पहले रहते थे जहाँ पर चारबाग स्टेशन है, तो वो पूरा आलमबाग का एरिया, वो पूरा एरिया जो था, वो हम लोगों के बुज़ुर्गों का था। लेकिन जिस वक्त वहाँ पर अंग्रेज़ रेलवे लाइन डाल रहे थे, तो उन लोगों ने हम लोगों के पास 2 ऑप्शन हमारी फैमिली के पास दिए, एक तो शीश महल का, और दूसरे ये छतर मंजिल का। शीश महल का जो इलाका था, ये असल लखनऊ था, और ये नवाब आसिफउद्दौला की ड्योढ़ी थी। तो ये ज़्यादा जो है उन लोगों को मुनासिब लगा, और इसकी अहमियत जो थी वो ज़्यादा, या इम्पोर्टेंस आप कह लिए, वो ज़्यादा थी, क्योंकि ये नवाब आसिफउद्दौला की ड्योढ़ी थी, और ये दौलत खान आसिफी भी कहलाता था। तो उन लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ये ऑप्ट किया, और उसके बाद तब से हमारी फैमिली जो है वो यहीं पर है। ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात जी है। जी जी हाँ, ये 1910-15 के आसपास की बात है। जी हाँ। तो और मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नवाब जी जो लफ्ज़ है, ये मेरी जानकारी, और प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ, कि ये नायब से बना है, जी और जो जिसका मतलब था कि भाई आपको उस इलाके का सूबेदार या एक तरह का वजीर या एक तरह का इंचार्ज जी बनाया गया, आप नायब हुए। जी हाँ। फिर नायब से वो नवाब बना, हाँ। और फिर नवाब का मतलब राजा हो गया और किंग हो गया एक तरह से, है ना। तब तक आप मुगल सल्तनत को, जब तक आप टैक्स दे रहे थे, जी जी तब तक आप नवाब थे। लेकिन जब बादशाह बने, तो उसके बाद भी कहलाए तो नवाब ही नहीं। अब जैसे नवाब का लिटरल मीनिंग नोबल पर्सन भी होता है, है ना, नायब है जी। असल में किंग गाज़िउद्दीन हैदर से, वहाँ से किंगशिप शुरू हुई। किंग गाज़िउद्दीन हैदर, बेसिकली उन्होंने अंगूठा दिखा दिया दिल्ली को कि हम आपको टैक्स वैक्स दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा कि हम ही बादशाह हैं, यहीं से तो वहाँ से ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई। जी, मेरे ख्याल से 1814 में गाज़िउद्दीन हैदर साहब, किंग गाज़िउद्दीन हैदर का रिजीम था। वहाँ से वो नवाब से फिर किंग हुए, और फिर वहाँ से किंगशिप शुरू हुई। और किंग गाज़िउद्दीन हैदर, किंग नसीरुद्दीन हैदर, किंग मोहम्मद अली शाह, किंग अमजद अली शाह, यहाँ तक ये लोग बादशाह ही कहलाते रहे। और नवाब वाजिद अली शाह जो थे, वो भी बादशाह ही थे, लेकिन वो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नवाब। तो उनका नाम जो है वो नवाब वाजिद अली शाह कहलाता है, लेकिन वो खुद भी बादशाह थे। और जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, वो रोजी लेवलिन जोन्स, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द लास्ट किंग इन इंडिया, नवाब वाजिद अली शाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे, वो सिर्फ अवध के ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार थे, आखिरी बादशाह थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो मुग़ल के जो 12 प्रोविंसेस थे, जिसमें से 11 प्रोविंसेस जो थे उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। और नवाब वाजिद अली शाह जो थे, वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे अपने मासस में, अपनी जो रियाया थी उसमें इतने ज़्यादा पसंद किए जाते थे कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि उनको जो है डिपोज करें। पर ये जो है, ये कहानी तो 1857 से पहले की है, 56 की बात है। जी जी। और बहादुर शाह जफर गद्दी पर तो 1857 तक थे जी। तो प्रैक्टिकली लास्ट किंग ऑफ इंडिया तो बहादुर शाह जफर ही हुए ना, मतलब वो तो बादशाह तो वही थे। अब ठीक है, वो दिल्ली के बादशाह थे, और उन्हीं के अंडर सारी लड़ाई हुई। हाँ। तो अवध के लास्ट किंग तो हालांकि फिर हजरत महल के बेटे थे, जिनको बादशाह बनाया गया, ब्रिजेश खतर को, और 1 साल तो वो भी रहे। हम तो ये कहेंगे कि जो 1857 की जो एक तरह से जंग थी, जिसको बेगम हजरत महल ने एक पर्दा नशीन लीड किया, जी, लेडी, उन्होंने तलवार उठा के और हाथी पर बैठ के उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी। जी। हम कहें कि नवाब वाजिद अली शाह ने एक तरह से उसका बिगुल बजाया, क्योंकि अगर वो ट्रीटी साइन कर देते तो फिर
ये नौबती ना नहीं आती। आती, हाँ। उन्होंने ट्रीटी ना साइन करके वो कलकत्ता चले गए। और उन्होंने वो अपनी मर्जी से वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए और उसके गंगा के रास्ते जो है वो कानपुर से वो आगे बढ़े स्टीमर पर, और उसके बाद फिर काशी नरेश के वो 15 दिन मेहमान रहे। वहाँ रहकर जो गंगा घाट है उस पर जो गंगा आरती है वो शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह ने की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। तो गंगा आरती की शुरुआत वाजिद अली शाह ने वाजिद अली शाह ने की, ये उनका सेकुलर एस्पेक्ट है जी। उसके साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर जो शहनाई का ट्रेडिशन है जी। वो नवाब वाजिद अली शाह ने शुरुआत की। ये उनके सेकुलर एस्पेक्ट्स हैं। और ये उस वक्त की बात है जब वो यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, जब यहाँ से वो छोड़ के जब गद्दी छोड़ चुके थे, कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ते तशरीफ ले जा रहे थे, और वहाँ पर 15 दिन काशी नरेश के वो मेहमान रहे। वहाँ रहकर उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू किए, और साथ ही साथ यहाँ भी उन्होंने जो ऐशबाग में जो रामलीला ग्राउंड है वो उन्होंने रामलीला के लिए दी। तो ये इतने सेकुलर थे कि इसीलिए सारे हिंदू और मुसलमान जो थे सब उनको एक नज़र से उन दोनों को वो देखते थे, और वो फरमाते थे कि मैं सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं हिंदुओं का भी बादशाह हूँ। ये दोनों कौमें हमारी दोनों आँखें हैं। और जो उनकी जो खूबी है नवाब वाजिद अली शाह की वो ये है कि उन्होंने माशरे को आदाब दिया। अगर आप जो हैं अस्सलाम अलैकुम करते हैं तो समझ में आता है कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब आप किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप मुसलमान हैं। अगर आप नमस्ते, जय सिया राम, राधे राधे करते हैं तो समझ में आता है कि आप जो हैं हिंदू हैं, आप एक रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं ने कहा कि रिलीजन को अलग करो और इसको अदब से जोड़ो, और आदाब जो है वो अदब का प्लूरल है। तो जब कोई आता है या कोई जाता है तो उसको इज्जत देने के लिए आदाब शुरू किया। तो माशरे को उन्होंने एक बहुत ही एक सेकुलर अगर आप आदाब करते हैं तो आप लखनऊ से हैं, क्योंकि वाकई में आदाब तो लखनऊ में ही होता है यहाँ। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक सेकुलर ड्रेस दिया जो कि अंगरखा, उसके बाद उन्होंने दोपल्ली टोपी दी। दोपल्ली टोपी वो फरमाते थे कि अगर जैसे मान लिया कि किसी को सराखों पर बिठाना है तो कहते नहीं है कि इसको सराखों, किसी को इज्जत देना, कहते हैं सराखों में बिठा लिया। उन्होंने दोपल्ली टोपी जिसमें 2 पल्ले होते हैं, बीच में से जुड़ा होता है, उन्होंने अपने सर पर उसको रखा और कहा कि ये 2 पल्ले जो हैं एक हिंदू है और एक मुसलमान है। तो मतलब दोनों में कोई तफरीक़ा नहीं किया, और जस्टिस सबके लिए बराबर। तो एक नज़र से वो हर रिलीजन को वो देखते हैं। तो ये खूबी नवाब वाजिद अली शाह। वो कलाकार आदमी थे, कला के पेट्रन थे, थिएटर करते थे, रास करते थे। अंग्रेज़ों के पास कोई मुद्दा ही नहीं था कि उनको डिथ्रोन करने का, तो इसीलिए उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया। उनके लिए ये मशहूर किया गया कि वो हर वक्त शराब में डूबे रहते हैं, 365 बीवियां हैं, वो इत्र लगाते हैं, वो कबूतरबाजी करते हैं, और ये सब इस तरह की बातें जो हैं वो अफवाहें उन्होंने फैलाई। तभी उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जाके गवर्नर जनरल से कलकत्ते में मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम इंग्लैंड जाएंगे, विलायत जाएंगे, वहाँ जाकर क्वीन विक्टोरिया से हम बातचीत करेंगे। तो लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तो कॉन्स्पायरेसी जनरल जेम्स ऊट्रम की और गवर्नर जनरल की आपस में थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं मानी बात। और जब वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए और कलकत्ते जब पहुँचे हैं तो वो क्योंकि दरिया के गोमती और वो गंगा के ज़रिए वो गए थे, तो उनके सारे रैशेस जो थे बॉडी पर पड़ गए थे, जिसकी वजह से उनके जो हकीम थे उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप इंग्लैंड के लिए वॉयज ना करिए। फिर वो वहीं रह गए। फिर मदर क्वीन और उनके छोटे भाई हशमत सिकंदर ये तशरीफ़ ले गए, लेकिन इस बीच बेगम हज़रत महल ने तलवार उठा ली थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि नाउ द बैटल इज़ ऑन, तो इसलिए अब हम लोग अपना डायलॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो फिर वो वहीं मुक़ीम हो गए। तो वाजिद अली शाह की कहानी तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कुछ पता लगी, खासकर जो काशी नरेश वाली आपने बात बताई कि उनके यहाँ रहे और गंगा आरती की शुरुआत हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी ये। आपने बताया कि आपका खानदान जो मोहम्मद अली शाह के टाइम से दैट फैमिली दैट लीनिएज, और मुझे लगता है कि जो डाउटफुल बातें वो पहले ही करके ख़त्म कर लीजिए, फिर हम लोग लंबी बातचीत बाद में करेंगे। तो 15 साल पहले करीब बहुत से क्लेमेंट्स आए। एक वो रॉयल फैमिली ऑफ अवध वाला एक फाउंडेशन है, एक बना कलकत्ता में। तो जाफर मीर साहब तब थे, तो हमारे बड़े भाई जी तब ये बात हुई कि साहब ये फैमिली तो नकली नवाब है, इनका तो नवाबों को लेना देना नहीं है। बड़े शीशा लेदर हुई, लोगों ने लिखा, कहा गया। 1975 में एक मुहतरमा आ गई विलायत बेगम, जिन्होंने कहा, जो दिल्ली स्टेशन जिन्होंने छिका लिया था कि साहब मैं क्लास 5 में थे, वो यहीं रही थी, शीश महली में रही थी। फिर वो दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली पहुंच के उन्होंने कहा कि साहब मैं
असली वारिस हूँ और मुझे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। फिर उनको मालचा महल दे दिया गया दिल्ली में। तो आज तो फिर उस पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह उनके बेटा बेटी रहते हैं कि साहब हम तो, अब वो नेपाल से अब उनका भी वो इंतकाल हो गया। तो वो नौकर लेके आए थे, जो नौकर वो मछली के निशान वाली टोपी पहनते थे। फिर फ्रांस से वो फे आयर शायद नाम था, फेआरे, हाँ जहांआरा, प्रिंसेस जहांआरा। तो उन्होंने कहा कि साहब हम असली, अच्छा सारी महिलाएं आई बाहर से, कोई पुरुष नहीं आया कि मैं असली नवाब हूँ। जो आई महिलाएं कि हम वारिस हैं और हम अवध की विरासत के हकदार हम हैं। आपके फैमिली ने कहा कि भाई हम वंशज हैं। तो ये जो असली नवाब, नकली नवाब, कौन असली, अच्छा बिरजिस का तो साहब नेपाल चले गए थे, उनकी लीनेज को तो आप ट्रेस कर सकते हैं कि भाई ये आखिरी थे, इनके बाद इनके बेटे ये बने, इनके 3 बेटे थे, वो जो एक अलीगढ़ चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले। तो ये कहानी क्या है? एक बार इसको सुलझा दिया जाए कि भाई नवाबियत की असली वंशज कौन है, और क्या एक ही फैमिली नवाब कहला सकती है कि मैं नवाब नहीं हो सकता, वही हो सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें हम लोग कभी ये क्लेम नहीं करते कि हम लोग नवाब वाजिद अली शाह के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। ठीक है। हमने अभी अर्ज़ किया था कि किंग मोहम्मद अली शाह, उनकी फैमिली से हम लोगों का सिलसिला है, और प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली से, जो हकीम मेहंदी साहब थे, जो कई रजीम्स में प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे हम लोगों का भी सिलसिला है। तो शादियां जो थी वो आपस में होती रहीं, और हम लोगों को किंग मोहम्मद अली शाह का जो हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट में जो वसीक़ा है वो भी हम लोगों को मिलता है, वो सनद है कि हम लोग उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये सब कोई क्या कहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये है कि हम लोग लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ की एक इज़्ज़तदार फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हम लोग लखनऊ के कल्चर को प्रमोट करते हैं किसी भी फॉर्म में। और अगर मान लिए कि आप हैं, आपके 2-3 जनरेशन के बाद उसमें जब ब्रांचेज हो जाती हैं तो वो आपके क्या रिश्तेदार नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि अच्छा ये भी बात थी कि जो लोग जो फाउंडेशन में बैठे हैं फैमिली एक ही है आपकी। वही तो जो मैं अगला सवाल जो इसी सिलसिले में है कि नवाबीन शीश महल और नवाब शीश महल, जिन्होंने नाम जोड़ लिया अपने नाम के आगे, ये फर्क क्या है? मतलब ये मैं सिर्फ इसको क्लियर करके फिर बाकी बातों पे आना चाहता हूँ। देखिए सब घर ही के लोग हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े हैं हम सबसे छोटे हैं। हम जितने भी भाई लोग हैं उन सब में हम सबसे छोटे, हमसे भी मतलब कुछ छोटे हैं होंगे बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सब अपने हैं, और सब वही है, कोई बड़े बेटे की औलाद है, कोई छोटे बेटे की औलाद है। बस बात जो है वो इतनी सी मुख्तसर सी जो ये है कि कोई बड़े बेटे की औलाद है, कोई छोटे बेटे की। हम कहीं भाई ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये हैं या वो हैं, हम शीश महल फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है। तो सब लोग आपस में हैं, और बस ये है कि कोई बड़े बेटे की औलाद में से, कोई छोटे बेटे की औलाद में, बस इतनी सी बात है। और ये जो कलकत्ता से कुछ आवाज़ें उठी, या ये जो फ्रांस से आ गई थी प्रिंसेस जहांआरा, या फिर वो जो विलायत बेगम आई थी, तो इनकी क्या कहानी है? देखिए जो विलायत बेगम आई थी वो सन 75 में आई थी, हम क्लास 5 में थे, तो हमें याद है वो, उनके बेटे, उनकी बेटी और एक आध मुलाजिम और बहुत से कुत्ते बड़े बड़े। हाँ, मैं 2-3 मुलाजिम थे नेपाली जो शायद घुटनों बल चला करते थे, मतलब वो थे। और शीश महल के एक हिस्से में उनको वो एक्चुअली आ गए, तो आके जो आए कहाँ से थे ये लोग? दिल्ली से सुनने में आया था, दिल्ली से आए और वापस दिल्ली गए उसके बाद। और उसके बाद आके ये लोग हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज वो था, रेजिडेंस था, ये वहाँ आके जम गए। तो दारा नवाब साहब हमारे रिश्ते के मामू लगते थे, तो वो ज़माने में ट्रस्टी थे, तो वो अपने घर अपने हिस्से में उन्होंने आके लाके उनको जगह दे दी। और हमारे एक फूफा थे सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब, एडवोकेट, तो महमूद भट्ट साहब जो यहाँ पर उसके म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, वो उनके दोस्त थे। तो अब क्यूरियोसिटी होती है ना कि जब कोई इस तरह की कोई शख्सियत आई है, पता चला कि वो अपने को उनका वंशज बता रही हैं, तो सब लोग मिलने, हमारे वालिद साहब भी मिलने गए, वो भी मिलने गए। उनके बारे में, सॉरी माफ़ करिए, उनके बारे में जो एक मज़ेदार किस्सा मैंने सुना कि उनसे जब कोई बात भी करने जाता था तो कहती थी मैं आम लोगों से मिलती नहीं हूँ। और वो बाकायदा ट्रे में एक एम्बॉस्ड लेटर हेड पे अगर आप चिट्ठी लिख के देंगे तो कोई लेके जाएगा और पढ़ के सुनाएगा, तो वो सुनती थी और फिर जवाब देती थी। तो वो हमारे फूफा जो थे वो पहचाने, और पहचान के उन्होंने ये बताया कि ये महमूद भट्ट साहब की वाइफ हैं। अच्छा। जो यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, और फिर वो यहाँ से चली गई होंगी।
और उसके बाद पता चला कि वो उनकी वाइफ है। तो ये हम लोगों को उनका राज यूँ पता चला। एक बार हमारे एक कज़न थे, तो वो उनके पास गए और उन्होंने कुछ उनसे कहा वहाँ, तो बहुत जोश में अपने लड़के से बोली कि ब्रिंग माई सॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड। मतलब जैसे होता नहीं है कि जो रानियाँ और उस तरह की उन्होंने अपने। बहरहाल यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि हमारी बच्चों के भी डबल नाम थे, साइरस भी नाम था और अली रजा भी नाम था उनका, अली रजा जो थे। तो बहरहाल उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर जो है कोई मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो यहाँ से तशरीफ़ ले गई और वापस दिल्ली जाके प्लेटफॉर्म पे टिक गई। फिर वहाँ टिक गई और फिर वहाँ से उनको मालचा महल वगैरह का जो है वो दे दिया गया। मिसेस गांधी का दौर था और फिर वो वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही जैसा कि टेलीविजन पर न्यूज़ वगैरह में देखा कि उन्होंने हीरे वीरे कूट के अपना बहुत बुरी हालात में उन लोगों का गुजर बसर हुआ। लेकिन एक मिस्ट्री ये है कि ये सुनते थे कि वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और ये सब, जो कि टेलीविजन ही के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू देखा गाड़ियाँ आती थी। तो ये नहीं समझ में आया कि कहाँ से गाड़ियाँ आती थी, कौन लोग आते थे, और ये भी कहाँ से आई थी, बेसिकली नेपाल से थी नहीं थी कुछ पता नहीं, ये कुछ पता नहीं। और ये जो फ्रांस वाली मोहतरमा आई थी, फ्रांस वाली प्रिंसेस जहांआरा, तो वो भी लखनऊ आई थी और यहाँ शीश महल भी आई और हम लोगों के घर पर भी मुलाकात करने के लिए आई। और उसके बाद उन्होंने यही बताया कि हम जो हैं नवाब वाजिद अली शाह की ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये उन्होंने बताया, तो कोई कह रहा है तो उसको कैसे मना करें या क्या करें। बहरहाल उन्होंने ये बताया। उसके बाद फिर वो चली गई। एक आध बार वो आई यहाँ लखनऊ में। उस पर भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई कैसे मान लें कि आप। ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो चीज़ें हैं कि लोग जो हैं अक्सर कुछ ना भी होता है तो लोग कहते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के लिए जैसे उनको बदनाम करने के लिए बहुत कुछ कहा गया। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं भी होती हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से, और फिर जब वही चीज़ें बार बार होने लगती तो लगने लगता है कि हाँ हो सकता है यही सही हो। अगर किसी झूठ को आप बार बार बोलिएगा तो वो सच में तब्दील हो जाता है। तो अक्सर ये भी होता है कि किसी के बारे में, जैसे अब उन्होंने ये चीज़ बताई, अब उसमें क्या ऑथेंटिसिटी थी ये नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने बताया, वो हम लोग ने सुना। तो एक कहानी थी उनकी भी, मतलब जी उनकी भी अपनी एक तो बेसिकली नवाबों के सल्तनत खत्म होने के बाद भी असली नवाब नकली नवाब टाइप की कहानियां चलती रही हैं और अभी तक चल रही हैं। मतलब अरे बहादुर शाह जफर साहब के मतलब बहादुर शाह उनके शक्ल पोते, और वो भी एक बार यहाँ तशरीफ लाए और शक्ल भी बिल्कुल उनकी हूबहू बिल्कुल बहादुर शाह जफर की। उनकी तो तस्वीर भी थी, बहादुर शाह जफर की तो तस्वीर भी थी, फोटोग्राफ भी था, तस्वीर भी थी। तो वो बल्कि हमारी भी वो जब आए थे तो हमारे साथ उनकी तस्वीर है, कहीं पर होगी, जो वो तशरीफ लाए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो थे डेक्कन चले गए थे और छुप के, और उनका जो वो खानसामा था वो उनको ले गया था, और उसके बाद फिर उनके साथ जो वो पेटी थी उसमें सारे रिकॉर्ड्स थे वो सब गायब हो गए। सब उन्होंने अपनी कहानी। और एक फैमिली जो कलकत्ता में रहती है जो बहुत गरीब है, साहब बहादुर शाह जफर की डिसेंडेंट है वो। हाँ, तो अब वही है कि अभी भी हाल ही में उनके बारे में पढ़ा था कि बहुत ही गरीब हैं और एक बहुत ही जैसे चौल टाइप की जगह पर वो रहती हैं। पत्नी कौन बेगम करके उनका नाम है। तो इस तरह के, लेकिन जो इस तरह के हैं और अगर वाकई उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों का कुछ ऐसा रिहेबिलिटेशन करें या उनके लिए कुछ करें, रोजगार ही दिलाएं, कम से कम रोजगार उनको दिलाएं, कुछ अच्छा उनके लिए करें, ऑनर उनको दें सबसे बढ़ के। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। अब एक बात इस बात से निकली ऑनर से, जो एक बड़ा मशहूर किस्सा है, और मैं चाहता हूँ क्योंकि आप लखनऊ के किस्सों के भी उस्ताद हैं, मतलब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, लेकिन लखनऊ के किस्सों के बारे में आपके अपनी एक पकड़ है। जो बड़ा पॉपुलर किस्सा है इमाम बाड़े के बनने का, कि अकाल था और जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला वाली जो कहानी है, तो उसमें जो कहानी ये है जो हम लोगों ने सबने सुनी है, बड़ी पॉपुलर, कि भाई एक तबका था जो शरीफ एलीट ग्रुप, जो एक तरह की परिवार थे जो मीनियल जॉब्स नहीं कर सकते, ठीक है, जो मजदूरी नहीं कर सकते थे, और वो उनको रोजगार देने के लिए वो एक हिस्सा दीवार का गिरा दिया जाता था और रात में कुछ काम करते थे। आप बताइएगा मुझे पूरा किस्सा। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये आप समझिए कि इमाम बाड़ा है क्या। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग यजीद से हुई थी, और वो इमाम बाड़ा जो होता है उनकी शहादत करबला में हुई जी। तो इमाम बाड़ा उनकी याद में बनाया जाता है, जहाँ पर उनका जिक्र हो, उनका मजलिस मातम हो, तो इसलिए इमाम बाड़ा जो है उसकी तामीर होती है। तो जिस वक्त यहाँ पर शीश महल में रह के उन्होंने 1784 के अराउंड उन्होंने बड़ा इमाम बाड़े की तामीर की।
तो उसी दौर जो था वो अकाल पड़ गया। और जाहिर सी बात है कि मज़दूर तो उसको बनाते ही थे, लेकिन कुछ जैसा कि आप फरमा रहे थे, कुछ एक ऐसा तबका था जो शरफा होते थे, लेकिन वो एक तो उनको काम नहीं करना आता, वो बना नहीं सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो मज़दूरी करते हैं तो वो उनकी इज़्ज़त पर आँच आ सकती है। तो इसलिए नवाब ने ये सोचा कि जितना कंस्ट्रक्शन दिन भर में हो रहा है उसका 1/3 1/3 ऑफ दैट पोर्शन वो शरफा जो कि दिन में मजदूरी नहीं कर सकते, रात के अंधेरे में वो उसको डिसमेंटल कर दे, जिससे कि उनको अपनी मेहनत का, वो भीख भी नहीं लेना चाहते थे, तो अपनी मेहनत का उनको रोज़गार मिले और अपनी मेहनत का पैसा मिले। और इसकी वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि ड्यूरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से बढ़ गया और अकाल जो था वो ख़त्म हो गया। तो उनके लिए एक चीज़ ये मशहूर हो गई कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ़ुद्दौला। तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ़ुद्दौला, जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफ़ुद्दौला। क्या बात। ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देगा आसिफ़ुद्दौला। तो ये किरदार था नवाब का। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि नवाब ने जो उनके जो आर्किटेक्ट थे किफ़ायतुल्लाह, तो उनको जो भी जागीरें अता की वो तो की, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने अपनी कब्र के पास उनको उनकी कब्र की जगह दी उनकी। ये कितनी बड़ी बात है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस बड़े मंबाड़े के सिलसिले में कि जिस वक्त किफ़ायतुल्लाह उसका नक्शा बना रहे थे, तो वहाँ के ऊपर उस एरिया में एक कोने के ऊपर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी जिनका नाम था लाडो, और वो साकन थी, मतलब पानी पिलाती थी, तो इसलिए उनको लाडो साकन कहते थे। तो किफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा कि हमें वो झोपड़ी चाहिए है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो उसमें कान आ जाएगा। तो खैर यहाँ से लोग जो थे इनके कोर्ट से, नवाब आसिफ़ुद्दौला कोर्ट से वहाँ गए और उनसे कहा कि मुझे नवाब साहब को आपकी ये जगह चाहिए है, और इसके एवज़ में, इसके मुआवजे में आप जो दिल चाहे ले लें, जितनी जागीरें ले लें या जो कुछ भी आप चाहें वो ले लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ अपने मौला का ताज़िया यहाँ रखती हूँ, मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया रखती हूँ, इसलिए मैं ये जगह नहीं दूँगी। तो अगले दिन नवाब आसिफ़ुद्दौला वो ख़ुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने इल्तिजा की कि ये जगह आप हमें दे दी और इसके एवज़ में या इसके मुआवजे में जो आप चाहें वो हमसे ले लें। तो उन्होंने भी वही बात कही कि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ, इसलिए मैं ये जगह नहीं दूँगी। तब उन्होंने फरमाया कि जिन मौला का आप ताज़िया रखती हैं उन्हीं के लिए हम इमामबाड़ा बनवा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसका मुआवजा कुछ नहीं लूँगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उनका क्या? उनका एक तो पहली शर्त यह है कि 28 ज़िलहिज को, मतलब बकरीद की 28 तारीख को मैं अपना ताज़िया रखती हूँ, तो उसी तारीख़ को वो ताज़िया रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस जगह पर अपना ताज़िया रखती हूँ मेरा ताज़िया उसी जगह पर रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दोनों शर्तें आपकी मंजूर हैं। तो वो जगह उन्होंने दे दी, लेकिन बाद में जाहिर सी बात है कि नवाब साहब थे तो उन्होंने उनको मुआवजा वगैरह जो कुछ भी दिया, लेकिन वो जो बात थी वो आज तक कायम है। समझ उसके बाद कितने नवाब व बादशाह गुजरे, और उसके बाद फिर हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट जो है वो 1839 से, जब किंग मोहम्मद अली शाह 1837 में अवध के तीसरे ताजदार हुए, तीसरे बादशाह हुए, तो उन्होंने शाही जुलूस शुरू किया। तो वो 28 ज़िलहिज को जो रखा जाता था, और फिर पहली मुहर्रम को जो इन्होंने अपनी मोम के ज़री की शुरुआत जो की, तो उसके पीछे लाडो साकन का ताज़िया जो है वो भी इसी तरह से बड़े इमामबाड़े से निकल के छोटे इमामबाड़े में जाके ख़त्म होता था वो जुलूस। तो ये ट्रेडिशन आज तक कायम है और हम लोग उस जुलूस को लीड करते हैं। जब मुहर्रम की पहली मुहर्रम का जुलूस निकलता है या 7 मुहर्रम की जो मेहंदी का जुलूस है वो जो निकलता है, तो आज भी हम लोग उस ट्रेडिशन को कायम रखे हुए हैं और उसको हम लोग लीड करते हैं। चूँकि वहाँ पे कहानी बात इमामबाड़े की पहुँची, और तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि जिस वजह से कि भाई रात में नोबल फैमिलीज वुड बी कॉल्ड और वो रात में दीवार गिरा देती थी और फिर अगले दिन फिर काम शुरू हो जाता था। तो नोबल फैमिलीज एक तरह का काम करना नहीं चाहती थी जी। तो क्या यही वजह रही कि बहुत सारे जो डिसेंडेंट्स रहे रॉयल फैमिलीज के वो गरीबी में गए क्योंकि उन्होंने काम करना अपनी शान से नीचे समझा? देखिए, ये उन लोगों की बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने कामकाज नहीं किया
वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिन लोग ने मेहनत की, कोई कारोबार किया या एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, वो आज भी अपना स्टेटस मेंटेन किए हुए हैं। बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो बेचारे उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके माशी हालात जो हैं वो सही नहीं हैं, और उसकी बेसिक वजह है कि उन्होंने एजुकेशन नहीं पाई, प्रॉपर एजुकेशन नहीं पाई। अगर वो तालीम हासिल कर लेते तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेते। या तालीम वैसी नहीं पाई जो प्रोफेशनल तालीम जिसे कहते हैं, प्रोफेशनल तालीम कहिए या एजुकेशनल किसी तरह की, किसी तरह की भी। हाँ, तालीम का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पढ़ लिख जाएं और कहीं पढ़ाएं या कुछ करें, बल्कि आप जो है स्किल डेवलपमेंट, राइट, स्किल, आप स्किल्ड हों और उन लोग वो अपने एक तरह से उस जोन में रहे कि हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उसमें वो अपनी जायदादें बेच बेच के खाते रहे। और हालात ये हुआ कि जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया कि जो ये शीश महल था अब वो एक मोहल्ला हो गया है। तो हमारे भी ख़ानदान के बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने जायदादें बेची और बेच के वो महल को मोहल्ला कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे ख़ानदान के लोग, उन लोग ने कुछ ना कुछ किया, पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान दिया और गवर्नमेंट जॉब्स में भी रहे, बिज़नेस भी किया। और यह है कि कम से कम इस शीश महल फैमिली ने अपने को, अपना स्टेटस जो है एटलीस्ट मेंटेन करके रखा है। लेकिन और बहुत से ऐसे लखनऊ में हैं जो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो नवाबीन अवध की फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो गोशनशीनी उन्होंने इख्तियार कर ली, वो बिल्कुल अपने जैसे कहते नहीं है कि घर में रह गए, और वो लाइमलाइट में नहीं आए इसीलिए क्योंकि उनके माशी हालात सही नहीं हैं। और मतलब वो अफसोस होता है बस ये देख कर कि उन्होंने कुछ किया नहीं। पर जैसे राजस्थान में, और हम थोड़ा सा बातचीत में इधर जाते हैं, राजस्थान में जो रॉयल फैमिलीज के डिसेंडेंट्स थे, उनके पास किले थे, हवेलियां थी, रजवाड़े, पैलेसेस थे, तो उन्होंने बड़े स्मार्टली उसको हेरिटेज टूरिज्म में बदला। अब आप देखें कि जितना भी गोरा टूरिस्ट हिंदुस्तान आता है वो ताजमहल देखता है, दिल्ली जाता है और फिर राजस्थान जाता है सीधे, क्योंकि राजस्थान में उन महलों में उसको रहने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस दिलाने की बात शायद कभी किसी के दिमाग में नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं आई, मैं ये मतलब इस तरफ क्यों नहीं आई, मैं लखनऊ में नहीं आई। अब देखिए, जहाँ तक लखनऊ का ताल्लुक है जी, यहाँ पर जो उस फैमिली को बिलोंग करते थे, दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की और हर मुमकिन सवारी पर यहाँ से लूट के लखनऊ को ले गए। राजस्थान या और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जिनके पैलेसेस और ये सब चीज़ें उन लोग ने मेंटेन किए, वो लोग अंग्रेज़ों से मिल गए। जिनके पैलेसेस आज, हाँ, एक्चुअली ये बात तो सही वो है, अंग्रेज़ों से मिल गए और अंग्रेज़ों का पेट्रोनेज जो है वो उनको मिला और उनकी जगहें उनको मिल गई। और राजा साहब लोग सब राजा साहब बन के रहे, वो बन के रहे, वो अंग्रेज़ों से मिले रहे। यहाँ ये हुआ कि जब 1857 में जब वो जंग हुई और बेगम हज़रत महल जो थी यहाँ से नेपाल तशरीफ़ ले गई, यहाँ पर सब जो थे फैमिली के और जो यहाँ के रौसा थे, ये सब इधर उधर भागे क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन पर काबिज़ हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने एक ये हुक्म जारी किया कि 15 दिन के अंदर आप जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो हम उसको नज़ूल में कर देंगे। तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ तो नज़ूल में यूँ ही चली गई, और जाहिर सी बात है जो अफरा तफरी के माहौल में कोई यहाँ भागा है कोई वहाँ भागा है, वो 15 दिन में कैसे वापस आएगा, वो माहौल ही नहीं था। तो इस तरह से बेचारों के प्रॉपर्टीज़ और जो भी एसेट्स थे वो एक तरह से लुट पिट गए। ये बात हुई। चलिए वापस इमाम बाड़े पे जाते हैं, क्योंकि इमाम बाड़े की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आप बता रहे थे। तो भूल भुलैया जो बनी है, और मैं मतलब हम लोगों ने भूल भुलैया को लेकर बड़ी कहानियां सुनी हैं, और वहाँ पे अभी भी जो गाइडेड टूर होता है उसमें भी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। भूल भुलैया का इमाम बाड़े का पर्पस तो दो थे जो मुझे मालूम है, कि एक तो ऑब्वियसली इमाम बाड़ा बनाना हुसैन साहब की उसमें, और दूसरा ये कि रोजगार भी उस वक्त देना जरूरी था। तो भूल भुलैया का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली आपकी जानकारी में? देखिए, ये किफ़ायतुल्लाह जो थे वो भी शिराजी के ही डिसेंडेंट थे जिन्होंने ताजमहल की तामीर करवाई है। तो उन्होंने उसको ईरानी आर्किटेक्चर के ऊपर जो उसको डिज़ाइन किया, और उसमें 2-3 स्टोरीज़ हैं, और उसमें उन्होंने मतलब उसकी जो आर्किटेक्चर है वो उसकी वो एक ब्यूटी है। उन्होंने एक होता नहीं है किसी बिल्डिंग को आप खूबसूरत बनाए, तो मेन तो सेंट्रल हॉल है जिसमें इमाम बाड़ा है जहाँ पर मजलिसें होती हैं, ऊपर बिना पिलर का हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, वो इतना बड़ा हॉल है जिसमें ना तो लोहे का इस्तेमाल है ना लकड़ी का इस्तेमाल है, सिर्फ वो
गोंद है, मसाले हैं, मतलब ये सब जो दालें हैं, इन चीज़ों से वो बनाया गया है, उसका इस्तेमाल उसमें हुआ है। तो ये एक तरह से एशिया का इतना बड़ा हॉल है जिसमें कि ना वुड ना आयरन का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसमें जो स्टोरीज है वो उसकी ब्यूटी है, जो जैसे होता नहीं कि आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत, मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि एक पीस ऑफ आर्ट वर्क है, पीस ऑफ आर्ट। और वो जो कहानियां होती हैं कि साहब यहाँ से दुश्मन देख लेगा और गोली मार देगा, वो सब कहानियां सब कहने की बातें होती, वो एक सिमेट्री है। और उसमें जो एक वैक्यूम सिस्टम है, वो उसमें जो डांटे हैं वो डांटों के हिसाब से वो पूरा वो हॉल जो है वो सब टिका हुआ है। बहुत शानदार इकोसिस्टम जो है वो उसी हिसाब से हुआ कि आप यहाँ पर माचिस जलाइए तो उधर आवाज जाए, इधर कागज फुसफुसाइएगा तो वहाँ कार में चली जाएगी। तो ये सब चीजें, ये उसकी आप आर्किटेक्ट की खूबी है वो, ना कि आप जो उसमें ये सब कहिए कि वो दुश्मन देखने के लिए जो है वो दर बनाया गया, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक सिमेट्री लाने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए। बेसिकली द आर्किटेक्ट वाज शोइंग ऑफ कि देखो मैं कलाकार आदमी हूँ, खाली इमारत बनाने का काम नहीं जानता हूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो उन्होंने तारीख दी थी कि मैं जो इसकी पाड़ है वो मैं इस तारीख को जो हूँ खोलूँगा, 15 दिन पहले उन्होंने अपना पलंग इमामबाड़े के हॉल में, सेंट्रल हॉल में डलवा दिया और पाड़ खुलवाई। इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें अपने ऊपर कि गिरेगा नहीं, कि वो गिरेगा नहीं। और समझ लिए कि 250 साल के करीब हो गए हैं और आज तक वैसे का वैसे ही है। तो ये उनका कॉन्फिडेंस का लेवल था। साहब, लखनऊ की जब बात होती है मसूद अब्दुल्ला साहब, तो जैसे मैंने कहा कि नवाबों की बात होगी, एक बात नवाबों की और कर ले, फिर लखनऊ वापस आते हैं। ये जो टाइटल है ये लखनऊ के साथ एसोसिएटेड है जी। तो मुहावरों में होता है कि साहब लखनऊ के नवाब हैं, कुछ करेंगे नहीं। वो जो एक इमेज है कि साहब आप पढ़े हुए हैं तो नवाब हैं, कि हो जाएगा, कोई और कर देगा तो हमारा हाथ उठाओ, गुदगुदी करो तो हम हंसेंगे, उस तरह की जो बातें चलती हैं। कलकत्ता में भी, बंगाल में भी वो नवाब वक़बा बोलते हैं, तो नवाब साहब जो थे तो वहाँ पर भी नवाब हुए, ये टाइटल वहाँ भी रहा। तो ये टाइटल क्या मुगलों से आया था या ये टाइटल सेल्फ अवध की देन है? क्योंकि नवाब तो जूनागढ़ में भी हुए। वही हम बता रहे हैं। देखिए, जो नवाब है जिसको आप NABOB, हाँ, तो वो तो प्रोनाउंसिएशन है। हाँ, वो ब्रिटिशर्स का प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कानपुर है, कानपुर है, CAWNPORE, कानपुर। तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन है। तो वैसे नवाब जो है उसको वो नवाब बोलते थे। तो नवाब जो है इट्स एन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, नॉट अ बांग्ला प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज़ बंगाली भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि उनका भी एक्सेंट उसी वही है। हाँ, तो इट्स एन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। और नवाब जो है वो ब्रिटिशर्स ही बोलते थे जी। और नवाब जो है वो बंगाल में भी हुए हैं, जूनागढ़ में जैसे आपने फरमाया, इसी तरह से अवध में हुए हैं और भी कई जगहों पर हुए हैं। साउथ में वहाँ जाइए आप, हैदराबाद में, वहाँ निज़ाम थे। तो नवाब जो है, जैसे हमने आपसे पहले अर्ज किया था, पोस्ट थी, टाइटल था। और वो उनके नायब, जैसे आपने फरमाया, या फिर ये कहिए कि एक नोबल पर्सन, जो टाइटल होता है कि किंग है, क्वीन है, प्रिंस है, निज़ाम है, वैसे नवाब जो है वो भी एक टाइटल है। और कुछ ना कुछ तो कहा ही जाएगा। तो वो नवाब टाइटल जो है ये जो है मुगल्स ने दिया था। ये टाइटल तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो फिर जैसे लखनऊ के संग सबसे पहले नवाब। हाँ, तो आपकी जो पहली बात थी कि जैसे उनको कहा गया कि वो जैसे आदमियों कहिए कि जैसे लेजी, हम ये काम नहीं करते हैं। वो आए, वो छड़ी जो है, अगर वो सफर कर रहे हो, हाथ में छड़ी है तो वो छड़ी पकड़ने के लिए एक आदमी हो। तो इस तरह की बात है। तो ये वही बात है नवाब वाजिद अली शाह के दौर से, जब अंग्रेज जो थे वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था उनको डिथ्रोन करने का, तो उन्होंने उनके खिलाफ, तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था, तो फेक न्यूज फैलाते कैसे थे लोग इतनी? भाई ऐसा है कि बाय वर्ड ऑफ माउथ वो बात होता नहीं है कि हमने आपसे कहा, आपने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा। तो आप जेन्युइनली मजाक अगर छोड़ दे तो आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड किया गया वाजिद अली शाह के बारे में कि वो अय्याश थे। हाँ, उनके खिलाफ किया गया। और हम आपको बताएं कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे, ही वाज सच अ लिटरेट पर्सन के 105 किताबें उन्होंने खुद लिखी हैं, प्रोज में और पोएट्री में। जब वो मशी पर जाते थे, मतलब जब शाम को घूमने के लिए जाते थे और फिनस पर सपोज बैठे हुए हैं, तो दो कातिब जो थे, दो राइटर्स जो थे, वो उनके दाहिने और बाएं बैठे रहते थे। वो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए, वोकैबुलरी देखिए कि इधर उन्होंने दाहिनी तरफ अगर कोई पोइट्री का एक उन्होंने स्टैंजा जो है कोई बोला, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल कोई दूसरा एक वो है सब्जेक्ट, उस पर उन्होंने एक स्टैंजा बोला, उन्होंने लिखा। इधर पलटे, यहाँ पर प्रोज, उन्होंने इधर जो कातिब है उसको किसी दूसरे
सब्जेक्ट पर दूसरा मूड बिल्कुल, मतलब इधर अगर बसंत पर फाग लिखार लिखवा रहे हैं तो इधर मतलब एक तरफ खुशी का एक तरफ गम का, इधर टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो इधर उन्होंने एक पूरा पैराग्राफ जो है इधर बोला, उधर उन्होंने लिखा, फिर इधर पलटे, जहाँ पर वो स्टैंजा उन्होंने पोइट्री का, अपनी गज़ल का जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ से उसके आगे बढ़ाया, फिर एक उन्होंने एक बंद कहा, उसके बाद फिर इधर पलटे, फिर एक पैराग्राफ। तो ये आप सोच लिए कि उनकी वोकैबुलरी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने ज़हीन थे। फिर देखिए इस बात से तो कहीं किसी भी किताब में या किसी भी, अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत निकल आई, क्योंकि उनकी जो इमेजरी है कि हाँ वो पढ़े लिखे थे, हाँ वो आर्टिस्ट थे, हाँ वो आर्ट के पैटर्न थे, जो इमेजरी है कि वो हर वक्त रास में, हर वक्त ऐश में, हर वक्त शराब में डूबे रहते थे। उसकी बात हम आपको बताते हैं। उसकी बात यह है कि एक वक्त ऐसा आया कि जिस वक्त उनको अपनी आर्मी का कमांडर चुनना था, तो उन्होंने ये कहा कि हम उसको आर्मी का कमांडर बनाएंगे जिसकी फज्र की नमाज जो है क़ज़ा नहीं होगी। फज्र का मतलब यह है कि मॉर्निंग प्रेयर्स जो हैं जिसकी मिस नहीं हुई होंगी। तो एक से बड़े लोग थे, सबने हाथ नीचे कर दिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ज़िंदगी में उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स मिस ही होंगी। फिर उन्होंने क़िबले की तरफ रुख किया, जिधर खाने काबा है उधर रुख करके हाथ ऊपर किया और कसम खाई कि जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी फज्र की नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं हुई है। आई हैव नेवर मिस्ड माई मॉर्निंग प्रेयर्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कोई अगर शराब में डूबा रहेगा, याश होगा, रात भर वो जश्न करेगा, तो वो हैंगओवर में रहेगा, तो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ने के लिए कैसे होगा। तो ये सब उनके लिए खिलाफ उनके इस तरह की बातें कही गई हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। और आज जो है वो चीज़ें प्रूव हो रही है कि ऐसा सब नहीं था, वो अंग्रेज़ों की फैलाई हुई बातें। तो असली नवाब के बारे में भी नकली बातें बहुत सारी फैलाई गई थी। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वाला एंगल कभी किसी ने बोला नहीं। मतलब शतरंज के खिलाड़ी भी जो फिल्म भी बनी, जो प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, वो भी एक तरह से नेगेटिव जो है एस्पेक्ट जो है उसमें तो एक्चुअली वाजिद अली शाह से तो सिंपैथी हो जाती है आपको, क्योंकि आप वो जो दो खिलाड़ी खेल रहे हैं जी कि वो कहते हैं कि भाई मैं नवाब, मेरा कैद हो जाए मैं अपने वजीर के लिए जान दे दूंगा जो बोर्ड पर है मेरे, है ना। वो तो उनकी जैसे ये उनके लिए मशहूर हुआ कि जिस वक्त वो अंग्रेज आए उनको कैद किया। पहले बात तो ये कि उनको कैद ही नहीं किया, वो अपनी मर्जी से यहाँ से तशरीफ ले गए, है ना। अंग्रेजों ने उनको कैद नहीं किया, वो अपनी मर्जी से यहाँ तशरीफ ले गए, क्योंकि तभी तो 15 दिन वहाँ काशी नरेश के नैरेटिव तो यही था कि भाई उन अंग्रेजों ने कहा कि छोड़ दो, कि जूती पहनाने के लिए कोई था नहीं, इसलिए जो है वो खड़े रहे। तो ये सब मजाक बनाया जाने लगा। तो लखनऊ के लिए बहुत सी ऐसी, जैसे लखनऊ की जो तहजीब है उसमें, इसीलिए लखनऊ की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, क्योंकि वो इतने सेकुलर थे कि हिंदू मुसलमान सबको एक मानते थे। और जो एक यहाँ के लिए एक ये मजाक बन गया कि पहले आप पहले आग में सैक्रिफाइस देखिए। नहीं सम्मान है बिल्कुल। आज लोग जो है हर एक जो है वो ये कहता है कि मतलब हर एक अपने को आगे रखता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि जो शख्स जो है वो आपको आगे कर रहा है और आपके बाद नहीं वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। और अंग्रेजों ने भी ये बात अंग्रेजी तहजीब में भी, और इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ भी हाँ आफ्टर यू इज ऑलवेज आफ्टर यू, है ना। तो आपको चलना है, दरवाजा खुला तो आफ्टर यू, तो वो कल्चर है। पर एक बात पे अब चूंकि बात निकली है ये वाली अयाशी वाली कि साहब नवाब लोग कुछ करते नहीं थे, जो किस्से गुज़िश्ता लखनऊ में हैं और वहीं से सब किस्से निकले, क्योंकि वही सबसे पुराना एक रिकॉर्ड है उस किताब में। तो अब जैसे एक किस्सा है साहब पराठों का कि दाव साहब पराठे खाते थे, शौकीन। तो शौकीन होना खाने पीने में, हम लखनऊ के खाने पे हम आएंगे, हम नवाबों के खाने पे भी आएंगे बाद में। तो शौकीन तो थे, सारे ही थे। देखिए कौन जो उस लेवल पर आता है, कौन शौकीन नहीं होता है जी। और चूंकि आर्मी का कोई काम था नहीं, अंग्रेजों से बक्सर की लड़ाई के बाद तो डील हो गई थी, तो आर्मी का कोई काम था नहीं, तो कल्चरली ग्रो होना था, तो और पैसे थे, जरखेज जगह थी, हाँ दौलत थी, तो लखनऊ एक शहर की तरह ग्रो किया। लखनऊ में सब लोग भाई ये जो शौक थे कि पतंगबाजी होती है या कबूतरबाजी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर आदमी दिन भर बैठ के पतंगबाजी कर रहा है या दिन भर बैठ के बटेर लड़वा रहा है, लेकिन ये शौक तो थे क्योंकि वक्त था और आपके पास पैसे थे, तो ये आवाम तक भी ये शौक आए थे। तो नवाबों के संग अगर ये कहा जाता है कि भाई मसनद पर टेक लगा के बैठे हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि महफिलें जमती थी, तो भाई हर चीज का एक तरीका था। एक अगर आदमी बैठा है तो पानदान कैसा होगा या उगलदान कैसा होगा या हुक्का कैसे होगा,
तो ये जो किस्से हैं इसमें कितनी सच्चाइयां हैं और कितना मेडअप है, जो क्योंकि अभी आप जब वाजिद अली शाह वाली बात आप कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि भाई ये तो आधी ज्यादा बात तो गप है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये गुज़श्ता लखनऊ जो है अब्दुल हलीम शर्र साहब जी, उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मैंने ये देखा, उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ये सुना, है ना। तो बहुत सी ऐसी सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो अक्सर गलत भी होती हैं। पर सर ये बताएं कि हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड तो उस जमाने के अंग्रेजों के ही हैं जी, और हिंदुस्तानी रिकॉर्ड जो सबसे पुराना रिटर्न रिकॉर्ड जिससे हम बोलें, जो और इवेंचुअली तो शुरू में तो बात मुंह से जबानी जाती थी कि भाई हमने देखा कि वहाँ, अब लखनऊ के बांके बड़े फेमस हैं, लखनऊ की बड़ी बड़ी बातें लड़ने पे आए तो फिर हम देख लेंगे, देख लो तुमको बाहर निकलो, देख होता कुछ नहीं है। तो ये लफाजियां जो हैं कि सब बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं बैठ करके, तो ये है तो हमारे कल्चर में, हमारी हवा में ये है तो, और उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये लखनऊ है, हर मिजाज के लोग होते हैं यहाँ पर, हर मिजाज के उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ, और ये ऐसा नहीं है कि अच्छाई और बुराई जो है ये दो पहलू होते हैं हर सिक्के के। भाई हमारी हवा में एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जी, और वो मतलब कम से कम, और लखनऊ का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो ऐसा है कि आप बात कह जाएंगे जिस समझ में नहीं आएगा, से ताल्लुक नहीं रखता है, समझ ही में नहीं आएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये ह्यूमर होने के लिए भी तो एक विट, एक बिल्कुल शार्प माइंड चाहिए ना आपको, बिल्कुल चाहिए होता है। तो वो सेंस ऑफ, और तहजीब से होता है। हाँ, तो आपको पता नहीं लगता कि आप बात ही नहीं करते हैं। तो इस पर अगर हम बात करें कि जो लखनऊ में एक इन्फ्लक्स आया है बाहर के बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है शहर बड़ा होता है तो बाहर से लोग आते हैं, जबान होती है। लखनऊ का जो कल्चर, जिसे हम नवाबी कल्चर, क्योंकि हम नवाबों की बात कर रहे थे, जिसे हम नवाबी कल्चर बोलते हैं, तहजीब बोलते हैं, ये कितना सस्टेन कर पाएगा और कब तक कर पाएगा? अभी तक तो बचा है, अभी तक तो अभी लड़ाई चल रही है कि देखिए, अब वही है कि लखनऊ दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, नया लखनऊ और पुराना लखनऊ। तो ये लखनऊ की खूबी है कि आपको दोनों तरह के लखनऊ आपको मिलेंगे। कुछ हिस्सों में आपको वो तहजीब भी मिलेगी, और हर शहर जो है तभी तरक्की करता है जब वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये लखनऊ की खुशकिस्मती है कि हम लोग जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अपने रूट्स में भी हैं। तो कुछ पॉकेट्स में आपको वो तहजीब आपको मिलेगी, पुराना जो लखनऊ है, आपको वो जो यहाँ के जो हेरिटेज है, जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इटसेल्फ वो आपको बता रहे हैं कि ये लखनऊ क्या था। आप जितना भी मॉडर्न बिल्डिंग्स बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन टूरिस्ट जो है वो सब तो हर जगह वो देख लेता है। देखने जो असल में आता है वो यहाँ पर, यहाँ की वही मॉन्यूमेंट्स, यही तहजीब, यहाँ के वही खान पान, वो यहाँ की वही पोशाक, यहाँ की जो बातचीत है हम लोगों की, वो वही देखने के लिए आता है। वरना यहाँ लखनऊ में आके क्या करेगा? वो तो किसी भी शहर में बड़े से उससे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, उससे अच्छे अच्छे होटल्स रेस्टोरेंट्स जो हैं वो उसको मिल जाएंगे, लेकिन वो ये देखने के लिए आता है। तो ये आज भी बरकरार है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जो आज की नई जनरेशन है वो उसका लगाव जिस तरह से अपने पुराने लखनऊ की तरफ हुआ है, हमारे पास तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, और उनसे हम बातचीत करते हैं, तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनको हमसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत खुशी होती है कि आज का जो यंगस्टर है वो अपने रूट्स में फिर से जा रहा है। आप मिसाल के तौर पर आप ये समझ लिए कि पहले जब शादी ब्याह होते थे तो उसमें जो हम लोगों की पोशाक होती थी वो चूड़ीदार पैजामा या पैजामा हुआ, आपकी शेरवानी हो गई, या इस तरह की ड्रेसेस होती है। फिर एक दौर आया 70s का, 70s to 80s, वो आप देखिए कि शादी ब्याह में लोग जो थे, दूल्हा जो होते थे वो सूट पहनने लगे थे। इसमें हम ये नहीं, मज़हब की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के कल्चर की बात करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का हो। तो उसके बाद कुर्ता पजामा वापस आ गया है। 90s के बाद फिर से वो दौर आ गया है। अब सब जो आज की नई जनरेशन है वो अपने उसी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को पसंद कर रही है और वही चीज़ जो है उसका इस्तेमाल कर रही है। तो खाली शादियों में कर रही है वो अलग बात है, लेकिन कर रही है वो। आपकी बात सही है कि नहीं, वो हाँ। अब आप ये देखिए कि अक्सर ऐसे मौके होते हैं उसमें भी वो लोग पहनते हैं जी, और वो लिबास और इस तरह का इस्तेमाल वो करते हैं, और एटलीस्ट कम से कम जब हम लोगों से मिलते हैं तो उस महज़्ज़ब तरीक़े से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो और लखनऊ में एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है तरह तरह के फेस्टिवल्स का, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ का कल्चर जो है वो प्रिजर्व हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। हाँ, बिकॉज यू शेयरिंग इट विद पीपल। तो ये बहुत बड़ी खूबी है
कि ये बहुत से लोग जो हैं, अब आपकी बात जो ये थी कि लोग बाहर से आ रहे हैं और कल्चर जो है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, तो ये ज़रूर हुआ है क्योंकि बीइंग द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर अपनी स्टेट के हर ये पश्चिम से नहीं आ रहे, पूरब से ही आ रहे हैं जो आ रहे हैं। हाँ, पूरब से ही आ रहे हैं, तो पश्चिम वाले सब दिल्ली नोएडा जा रहे हैं और पश्चिम में जा रहे हैं। हाँ, तो वो लोग जो आ रहे हैं और यहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, तो नौकर पेशा भी लोग हैं यहाँ के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ज़बान का फ़र्क हो रहा है। तो वही है कि अगर आप किसी शहर को आपको ख़त्म करना है तो आप वहाँ की ज़बान ख़त्म कर दिए। तो हम यही कहते हैं जो हमारे शहर में दूसरी जगहों से आ रहे हैं, तो हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आप जिस शहर में आए हैं अब ये आपका शहर है, तो यहाँ की तहज़ीब को बरकरार रखना और उसको संवारना वो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। कि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर हम वहाँ जाएँ और वहाँ जाके स्क्रिबलिंग करने लगें तो अभी ये हाल है, फिर कुछ दिनों में वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो सबकी ज़िम्मेदारी है। अब आप यहाँ हैं तो यहाँ के तहज़ीब को आगे बढ़ाइए, ना कि आप उस तहज़ीब को यहाँ पर जो है वो उंडेलें जो कि यहाँ की है ही नहीं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हमने भी एक शो किया था जिसमें लखनऊ की ज़बान पे, जिसमें हमने कहा था कि, और वो लाइन हमने लिखी थी और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमने इतनी अच्छी लाइन लिखी है कि शहर जब बड़ा होता है जी, तो सबसे पहले अपनी ज़बान खोता है। जी, आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बताना ज़रूरी था। तो नवाबों की बहुत बात हमने कर ली और जाहिर सी बात है वो बात करना ज़रूरी भी था, क्योंकि वैसे तो हम भी लखनऊ से हैं, तो हम भी नवाब हैं, तो लखनऊ के हालात भी नवाब हैं। यहाँ का जो है उसमें सबके जो मिजाज में जो है वो नवाबियत है। नवाबियत है। तो ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ की हवा में है वो। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो लोग बाहर के हैं वो नवाबी लखनऊ नाम से जोड़ते हैं। आप ये देख लिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करने के साथ साथ एक दूसरे के जो मजहब हैं उसकी इज्जत करते हैं। ये लखनऊ की तहजीब है। तो नवाब के बाद जो दूसरा लफ्ज़ मैंने कहा था वो था कबाब जी। तो खान पान की बात करते हैं, और मैं अब एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल, चूंकि आपसे बात निकली है और आप लखनऊ की कहानियां आपके अंदर आप मतलब सुना रहे हैं बड़े मजे से लेकर के, तो मैंने कहा एक कहानी जो है वो है जो मैंने पढ़ी, अगेन गुज़िश्ता लखनऊ में पढ़ी, कहाँ पढ़ी मुझे ध्यान नहीं है, वो थी गलावटी कबाब की, कि भाई लखनऊ का गलावटी कबाब वो लखनऊ की ही देन है दुनिया को। और वो जो कहानी हमने पढ़ी कि साहब आसफुद्दौला के ही दांतों में तकलीफ थी और उनके बावर्ची थे, तो उन्होंने ये मुलायम बनाने के लिए ये काम किया। फिर आते हैं हम लखनऊ के फेमस टुंडे कबाबी की कहानी पर। कहानी उनकी भी सिमिलर है, पीरियड सिमिलर नहीं है, क्योंकि आसफुद्दौला का जो पीरियड था, टुंडे कबाबी की शुरुआत का जो पीरियड है, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 100 साल का फर्क है। उनकी अपनी जो कहानी है कि भाई हाथ टूटा कैसे हुआ, वो कहानी उनकी अपनी है, और उस कहानी में कोई नाम नहीं है कि किस नवाब के दांत नहीं थे और क्या कंपटीशन हुआ। तो ये आसफुद्दौला, क्योंकि ये शीश महल आसफुद्दौला से शुरुआत हुई और हमने वहां से बात की, तो जो हमने पढ़ा है कि साहब आसफुद्दौला के दांतों में तकलीफ थी और उन्होंने कहा था कि कुछ मुलायम बनाया जाए। तो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उनके जो बावर्ची, जो मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने उस पर भी किस्सा किया है, ये भी आई बटन आ रहा। तो वो जो किस्सा है, ये कितना आपकी जानकारी में क्या है किस्सा? देखिए, आज मुझे ये मालूम हुआ आपके जरिए कि नवाब आसफुद्दौला के दांत कमजोर थे। किसी से हमें ये मालूम हुआ था कि नवाब अली शाह के दांत कमजोर थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों से अलग अलग नवाबों के दांत कमजोर, तो किसी के कमजोर जरूर थे तभी मुलायम कबाब बनाए गए। जो हमने सुना है वो ये है कि कोई लखनऊ के नवाब साहब थे और उनके बागात जो थे वो काकोरी में थे। हाँ, सॉरी, मैं तो काकोरी वाली कहानी तो अलग है, वो तो काकोरी कबाब की कहानी है कि अंग्रेजों को बुलाया था उन्होंने और अंग्रेज दोस्त ने कहा कि उनके जो अंग्रेज थे, तो उसमें से जो एक मेहमान थे वो बहुत ही बुजुर्ग थे और उनके जो थे वो दांत नहीं थे या बहुत कमज़ोर थे। तो उन्होंने नवाब साहब ने कहा कि ऐसा है कि इस तरह के कबाब आप जो हैं वो तैयार करिए, पकाइए, जिसमें कि उनको जहमत ना हो। तो फिर वो इस तरह से फिर उसमें गलावट लगा के और फिर तो वो तो सुनने में आया था कि भाई वो एक तरह का आम था जो मलिहाबाद में, नॉट मलिहाबादी आम, दशहरी नहीं, पर कोई और आम था जिसका उन्होंने आम का यूज़ किया। और इस किस्से में तो काकोरी कबाब में आम का यूज़ किया गया था। जो काकोरी कबाब और सीख के कबाब का जिक्र हो रहा, तो एक शेर इस पर कबाबों पर याद आ गया, इरशाद कि कबाबे सीख हैं हम, करवटें हरसू बदलते हैं। करवटें हरसू बदलते हैं। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हरसू बदलते हैं। जो जल उठता है ये पहलू,
तो वो पहलू बदलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जहाँ तक आपने माही तवे के कबाब या जो टुंडे के कबाब हैं उसको माही तवे के कबाब या गलावटी कबाब कहते हैं, बहुत से लोग उसको गलौटी कबाब कहते वो तो हैं। गलावटी का, वो सब हाँ, गलावटी है, उसमें गलावट लगाई जाती है पपीते से है ना। तो वो इस वजह से वो जो है लामवाला जो है वो जो है गल जाएंगे और बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। तो इसलिए वो गलावटी कबाब हैं, क्योंकि उसका जो इस तरह के मसाले होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप मुंह में रखिए और घुल जाए। और जो इस तरह के जो माही तवे के कबाब अक्सर होते हैं तो वो अक्सर पेट को बांधते भी हैं। आप अगर पराठा ना खाएं और सिर्फ कबाब, तो उससे जो है हकीम सफदर नवाब साहब फरमाते थे कि अगर आपका पेट ख़राब है, भारी है, गरा है, और आप टुंडे के कबाब जो हैं सिर्फ रूखे खा लें तो आपका पेट बन जाए, क्योंकि उसमें मसाले ऐसे होते हैं, सिर्फ टुंडे ही के नहीं बल्कि जो किसी के भी गलावटी कबाब जो भी असली रेसिपी को बना रहा है, असली रेसिपी जो, कि उसमें मसाले इस तरह से होते हैं कि वो आपके पेट को बांध देते हैं, बशर्ते कि आप जो पराठा है वो ना खाएं, रूखे कबाब खाएं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके फ़ायदे भी होते हैं कि आप जो चीज़ खा रहे हैं और मौसम के हिसाब से खा रहे हैं। जैसे नहारी कुलचा है तो वो आमतौर पर जाड़े में वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत के गर्मी में। तो चीज़ों का मौका महल और मौसम के हिसाब से भी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो इसी तरह से कबाब जो होते हैं वो मेरे ख़्याल से एक 25-30 वैरायटीज़ तो कबाब की होती ही हैं, और उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। और पसंदा है, गलावटी है, काकोरी है, हाँ, और घुटवा है। लखनऊ ने जो एक ख़ास चीज़ दी है खाने में, जो कुलिनरी आर्ट है अवध का जो कुजीन है। देखिए लखनऊ में जो खाने आए हैं वो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, मुग़ल्स का। जो चीज़ भी आई वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ के बाद ही तो यहाँ पर ये पूरा। लेकिन जो लोग आए, अच्छा वापस ये भी मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि भाई जो पहले जिनको पहली नायबियत दी गई है, जो पहले नवाब कहलाए 1722 में नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क साहब जब आए, जिनको मछली मिली थी रास्ते में, वो कहानी जो है जिससे मछली का जो चिन्ह बनाया हमारा, तो ये तो ईरान से थे जी, इनका बैकग्राउंड तो ईरान से था। एंड मुगल्स तब तक सेटल हो चुके थे और मुगल्स की मेन जर्नी निकल चुकी थी। मोहम्मद शाह रंगीले का टाइम था। तो जो मतलब मैं ये मानूंगा कि भाई अकबर के बाद के मुगल्स तो सब यहीं पैदा हुए और सब मतलब यहीं पे उनकी सारी शादियां यहीं हुई और सारा कुछ हिंदुस्तानी था। तो जो पर्शियन या ईरानियन इन्फ्लुएंस रहा, क्या वो भी इन्फ्लुएंस अवध में आया या मुगलई ही इन्फ्लुएंस आया? और मैं फूड, पर्टिकुलरली फूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए वही हमने कहा कि जो भी खान पान था वो अवध में मुगल्स का इन्फ्लुएंस तो है ही, लेकिन अगर डिशेस जो हैं अगर वहाँ से आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो नवाबीन अवध हैं, यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिर्च आपको नहीं मिलेगी, बहुत ही सटल टेस्ट होता है खाने का। और मसाले जो होते हैं इतने बारीक और इतने कुटे हुए होते हैं, इतने पिसे हुए होते हैं कि उसमें दरदरापन जो है वो आपको खाने में नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं होगी। तो वही चीज़ है कि खाने के साथ ही साथ जो भी यहाँ के ऊपर चीज़ों, वो ऑप्टिमम लेवल, टेस्ट का जो लेवल है वो ऑप्टिमम लेवल जो है वो मिला। और लखनवी कुजीन में जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि लखनऊ हैज़ गिवन द कॉम्बिनेशंस इन फूड। यहाँ पर जोड़ दिए हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ के साथ। हाँ, कबाब के साथ पराठा है, कबाब के साथ पराठा, इतनी तरह के कबाब हैं उसमें, ये नहीं कि हर कबाब जो है वो पराठे के साथ नहीं खाया जाएगा। अब जैसे उसके नरगिसी कोफ्ते हैं, उसको अगर आप रुमाली रोटी के साथ खाइएगा तो उसका लुत्फ कुछ और ही आएगा। निहारी कुलचा है, कुछ नहारी जो है वो उसके साथ कुलचा जो है वो फ्लफी, बिल्कुल वो ब्रेड है। शीरमाल जो है वो किस पराठे किस कबाब के साथ खाई जाए। फिर इसी तरह से जो घुटवा कबाब हैं, घुटवा कबाब का कॉम्बिनेशन जो वो लुचाई पराठे होते हैं, लुचाई पराठे या पानी के पराठे कहलाते हैं। वो बिल्कुल जैसे चपाती होती है वैसे बिल्कुल बारीक होते हैं, और उसमें हल्का सा उसका घी का या तेल का पुचारा होता है, वो पानी में वो जो है पकाए जाते हैं, तो बिल्कुल महीन होते हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो घुटवा कबाब, जिसे मजलिसी कबाब भी कहते हैं। तो लखनऊ ने खानों में जोड़ दिया। इसी तरह से आप ये ले लिए, यहाँ पर जो नमश होती है या निमिश कहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मक्खन मलाई उसको कहते हैं, दौलत की चाट दिल्ली में कहते हैं, मलइयो जो है बनारस में कहते हैं। अब ज़ेरे आसमान जब आप दूध को फेंकते हैं, उसका लैदर होता है, उससे जो है आपको, अब वो जो नमश है हर जगह नमश खाई जाती है, लेकिन लखनऊ ने उसमें भी एक जोड़ दिया। लखनऊ ने दिया उसका कॉम्बिनेशन, वो तुनकी रोटी,
तो उनकी रोटी जो है इट इज़ लाइक अ वेफर्स टाइप ऑफ अ ब्रेड। एक जैसे औंधा तवा होता है, तो औंधे तवे के ऊपर वो रोटी जो है वो बनाई जाती है। वो बहुत ही क्रिस्प होती है, जैसे वेफर्स होते हैं उसी तरह से बड़ी क्रिस्प होती है, ब्राउनिश और सॉल्टिश। तो ये जो है नमक जो है ये स्वीटिश है और ये है सॉल्टिश। तो ये मिठास और नमकीन का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से अब लोग जानते ही नहीं कि तुनकी रोटी भी कुछ होती है, बिल्कुल ये उनका हो गई, ख़त्म हो गई है। अक्सर आप चौक में जाइए और वहाँ पर आप पूछिए तो मशीन से बना हुआ वो पेटा हुआ मिलता है, आता है। मतलब लोग जानते ही नहीं है कि तुनकी रोटी भी कुछ होती है। हाँ। इसी तरह से जैसे जौजी हलवा सोहन है, तो एक बार हमारे यहाँ घर में ये पकता है और बनाया जाता है, तो इसमें समनक पड़ती है। तो समनक जो है वो हमने सोचा कि कहाँ से ले, तो हम यहाँ पर चौक में एक मिठाई की दुकान है, वहाँ गए तो उनसे पूछा, तो वो पूछने कि ये क्या चीज़ होती है। खैर हमने कहा आपको मालूम ही नहीं है तो फिर होगी भी नहीं। 2-3 मिठाइयों की दुकानों में पूछा कि हम रामाश्रय की जो बान वाली गली की जो पुरानी दुकान है, पुरानी दुकान है, वहाँ गए। तो उनके जो मालिक थे, तो उनसे हमने पूछा कि आपके यहाँ समनक होगी, तो कहने कि हाँ है, काहे के लिए। तो हमने कहा कि वो जौजी हलवा सोहन घर में बनना है, तो वो इसलिए हम वो लेने के लिए आए हैं। तो उसने अपने जो उनके यहाँ जो वर्कर्स थे उनको बुलाया, कहलिए देखो आज भी इनके यहाँ जो है वो जौजी हलवा सोहन घर पर बनता है। तो मतलब लोग अब जानते ही नहीं हैं कि तो ऐसी बहुत सी ऐसी डिशेस हैं कि जो कि लोग जानते ही नहीं हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। और जैसे कि मोती पुलाव, एक हम लोगों का एक प्रोग्राम टीवी पर आया था एक चैनल के लिए, तो उसमें एपिक के लिए था शायद, एपिक के लिए था जी हाँ। उसमें लॉस्ट राजा रसोई और लॉस्ट रेसिपीज, हाँ। राजा रसोई और कहानियाँ, तो उसमें दूसरा एपिसोड, हाँ। ये लॉस्ट रेसिपीज में आदित्य बल जो थे ये उसके होस्ट थे। तो उसमें हम लोग ने मोती पुलाव जो था, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और जब मोती पुलाव का जिन्होंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी वही उन्हीं के नाम पर गलावटी का नाम क्रेडिट दिया गया, जहां मैंने पढ़ा है कि असफदौला के ज़माने में ही। तो मोती पुलाव जो है जी, ये जब वो पक्का तो फिर कई शेफ्स, बड़े बड़े शेफ्स जो थे, नामी शेफ्स जो थे, वो भी मोती पुलाव पकाने लगे। तो इस तरह तो वही चीज़ होती ना कि जब एक चीज़ उसमें, क्योंकि हम लोग ने रेसिपी पूरी बताई थी, अब फिर वो तो जब एक बार हो जाए तो फिर वो वायरल हो जाती है। ये जैसे शीरमाल की बात है, किंग गाजुद्दीन हैदर के दौर में ये हुआ कि एक नज़र थी। जैसे आज 15 शाबान है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत है, तो उसमें इसी तरह से किंग मोहम्मद गाजुद्दीन हैदर के दौर में जिन्होंने शाहजहाँ इमामबाड़ी की तामीर करवाई थी, तो एक नज़र थी। तो उन्होंने अपने जितने भी बावर्ची थे और जितने भी रकाबदार थे, उन सबको एक मतलब एक हुक्म दिया कि आप लोग अपनी अपनी चीज़ें जो है पका के लाइए। और एक कंपटीशन सॉर्ट जो है वो उन्होंने रखा कि जैसे, तो खैर सब लोग जो थे कुछ ना कुछ सबने पकाया। तो एक यहाँ पर नानबाई थे ममदू, मोहम्मद हुसैन, उनको ममदू कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो शीरमाल की ईजाद उन्होंने की किंग गाजुद्दीन हैदर के दौर में। और शीरमाल जो होती है, शीर दूध को कहते हैं, माल मतलब कि बहुत ही रिच, और उसमें मैदा और दूध और मेवे पीस के वो सब उसमें जाते हैं। और फिर जो ज़ाफ़रान होती है, वो जो कलर आता है ऑरेंज कलर का, वो ज़ाफ़रान के पुचारे से उसको किया जाता है और फिर उसको तंदूर में लगाया जाता है। तो उन्होंने वो चीज़ बनाई और वो दस्तखान पर जब चुना गया दस्तखान, सब लोग अपनी अपनी डिशेज़ लेके आए, तो वो शीरमाल जो थी वो भी रखी हुई थी। अब जब ये बादशाह सलामत जो थे वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूरी नज़र जो है अपने पूरे दस्तखान पर जब डाली, तो उनकी नज़र जो थी वो शीरमाल के ऊपर रुक गई। वो अट्रैक्ट की उनको कि एक नई तरह की ऑरेंज कलर की एक ब्रेड। तो इन्होंने एक लुक़मा जो था वो तोड़ के और फिर नौश किया, वो खाया। तो वो जो लुक़मा तोड़ा और उसमें जो एक कान ऐसा बन गया, तो वो एक तरह से उस शीरमाल का ट्रेडमार्क बन गया। आप देखिए शीरमाल में आमतौर पर यूँ करके वो एक कान बना रहता है, वो निशान रहता है। तो वो तब से आज तक वो, तो लोग जो है इस चीज़ को जानते नहीं है कि ये किस तरह से होता है। वो किंग गाजुद्दीन हैदर के दौर से शीरमाल की ईजाद हुई यहाँ से हुई। ये ऐसा है कि 4 लोग इस कमरे में बैठे हैं, सबके मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, खाने की बात चल रही है। अब कुछ बात आपके बारे में कर लेते हैं जी। जैसे आपने बताया भाई, आप डिसेंडेंट एक तरह के फैमिली, मोहम्मद अली, किंग मोहम्मद अली शाह के ज़माने से आप उस फैमिली से आ रहे हैं। तो आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं जी। मैं
CRPG कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ, जी। मैं पढ़ाता हूँ। आप थिएटर भी करते हैं? हम थिएटर भी करते हैं, ठीक है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है मुझे। जी। तो और आपने करता हूँ। फिल्मों और में ज्वेलरी भी डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। ज्वेलरी डिजाइनिंग भी करते हैं, और आपने फिल्मों में भी जी। अपनी प्रेजेंस का मोहर तो लगा ही दी है। इंशाल्लाह आगे कहीं ना कहीं आपको, जाहिर सी बात है कोई कि ब्रेक मिल जाए। ब्रेक मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब इस उम्र में तो बाप का रोल ही मिलेगा, जी, तो हम लोग उसी लायक बचे हैं। निशब्द ना करिए। हाँ, निशब्द ना करें। हाँ, ये जो बात है। अरे तो बच्चन साहब के साथ आपने गुलाबो सिताबों में काम जी किया, जी, बहुत तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके क्या साथ। कैसा रहा, कितना मजा आया काम बहुत में? अच्छा लगा। देखिए, एक सीक्वेंस था जब अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, वो उनकी जो 18 साल बड़ी बीवी हैं, तो इस उम्मीद में उन्होंने शादी की थी कि जब उनका इंतकाल हो जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी जो वो हमें मिल मिलेगी, जाएगी। हाँ। लेकिन बाद में उनके वकील उनसे कहते हैं कि ये ना हो कि क्लेमेंट्स ना आ जाएं, तो ये सारे उनके रिश्तेदारों के यहाँ जो हैं उनको ढूंढते हैं। तो पता चलता है कि उनकी एक बहन है, तो उनकी बहन की फैमिली के पास जाती हैं। तो मैं जो हूँ उनकी बीवी का, उनकी बेगम साहब का मैं भांजा हूँ। तो जब वो आते हैं तो मैं उनको फटकारता हूँ कि हमने तो फातिमा खाला से उसी दिन रिश्ता ख़त्म कर दिया था जिन्होंने इस मज़दा से निकाह किया था, हमें ना इनसे ना इनके उस खंडर से कोई लेना देना है। तो ये इतना डायलॉग हमारा था, उनके साथ सीक्वेंस था। तो जब वो हमारा शॉट हो रहा था, फिर वो एंगल चेंज होता है, तो जिस रूम में शॉट था तो वहाँ अमिताभ बच्चन साहब को हमें सिर्फ रखा गया, बाकी लोगों को दूसरे रूम में बिठा दिया गया। अच्छा, गर्मी मई जून का ज़माना था, गर्मी लखनऊ में तो मतलब मई जून में तो आग तपती है। तो हम जो थे वो अखबार रखा था, तो मैं पंखा जैसे झलने लगा, वो उधर बैठे थे और मैं इधर बैठा था, पंखा झलने लगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो स्पॉट बॉय को बुला के हमारे लिए एक पेडेस्टल मंगवाया और वो लगवाया। फिर जो उनका जो AC का वो जो एनाकोंडा जिसे कहते हैं, वो उसको हमारे रुख कराया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने में लगा। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो इतना बड़ा कलाकार और लेजेंड, और वो इस तरह से उनकी इंकिसारी के पंखा हमारे लिए मंगाए, और जो रुख था उसका एनाकोंडा का, वो हमारी तरफ कराए। तो ये एनाकोंडा कोई सांप नहीं है, एनाकोंडा वो AC का जो डक्ट होता है, उसको कहा जाता है। उसको वहाँ की लाइट बताना जरूरी है। बार बार आप कह रहे हैं एनाकोंडा का रुख हमारी तरफ, क्या होगा? एनाकोंडा निकल जाता तो फिर क्या होता, तो मुश्किल हो जाती। तो खैर बहरहाल, तो आप ये सोच लिए कि तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा फिर जैसे, क्योंकि यहाँ घर पर भी अक्सर शूटिंग्स होती रहती हैं, या कभी कभी पकड़ लिए जाते हैं हम। तो ये तो मैं मान लिया कि नवाबियत तो आप में है भाई, आप एक्टिंग के शौकीन हैं, आप ज्वेलरी के शौकीन हैं, डिजाइनिंग के, आप इंटीरियर डिजाइनिंग के शौकीन हैं। खाने का जब आप बात कर रहे थे फूड की, तो एक रौनक चेहरे पे। काफ़ी शोज हमने जज किए हैं जी। संजीव कपूर साहब का खाना खजाना, उनके कई एपिसोड्स हमने जज किए। फिर उन्होंने स्पेशली हमें बॉम्बे बुलाया, उनका फूड शो था, फूड महा चैलेंज। जी जी, चैनल था उनका, फूड चैनल के लिए ही वो, उसका नाम ही था फूड महा चैलेंज। और उसमें माधुरी दीक्षित का एक तरह से वो वापसी जो थी वो उसी शो से थी, जब वो शादी के बाद चली गई। जब वो वापस हुई हैं तो उसी से, तो हम उसमें हम शंकर महादेवन साहब और अर्जुन पुंज, गुरप्रीत कौर और ये खुद संजीव कपूर साहब, हम लोग जज थे, और माधुरी जी जो थी उसको होस्ट कर रहे थे। तो हमें बॉम्बे में, तो हमने बहुत से ऐसे फूड शोज़ भी जज किए। उसके अलावा मैं निफ्ट का एज ए जूरी भी काफ़ी रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो सर ये बताएं कि इतने सारे टैलेंट्स होते हुए आप लखनऊ में क्या कर रहे हैं? जी, मैं लखनऊ की तहजीब को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको एक चीज़ और बताएं कि हमने एक बड़ा चैलेंजिंग एक प्ले किया था, मैं उर्दू हूँ जी। उसमें 7-8 कैरेक्टर्स हमने किए थे। उसमें अमीर खुसरो का जो कैरेक्टर किया था, उसमें हमने लाइव गाया भी था, एक्ट भी किया था, लाइव गाया भी था, और जो सूफी रक्स होता है वो भी किया था। क्या बात। तो वो इतनी चीज़ें थी। और फिर वो हर कैरेक्टर जो था हमारा एक 5-7 मिनट के बाद आता था, तो हमारी सारी कॉस्ट्यूम्स विंग्स पर रहती थी, चेंज किया वापस। और आप ये समझ लिए हर कैरेक्टर का मूड डिफरेंट, हर कैरेक्टर में हमने अपना गेटअप चेंज किया, और हर कैरेक्टर में हमने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज की, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग हम खुद ही करते हैं, तो हम अपने हिसाब से कॉस्ट्यूम, तो हमारे मेकअप मैन विंग्स पर रहता था। सबसे अच्छा किरदार, आपका फेवरेट किरदार सारे नाटकों में जो आपने किए स्टेज पर, वो कौन सा था? देखिए, जितने लेजेंडरी कैरेक्टर, जैसे वाजिद अली साहब तो कृष्ण के रोल के लिए जाने जाते हैं जी, कि जब वो कृष्ण बनते थे, उसमें नवाब वाजिद अली शाह का कैरेक्टर और जनरल जेम्स सूट्रम दोनों बिल्कुल डिफरेंट, एक हीरो ऑपोजिट हैं। हाँ। एक हीरो और एक विलन। जी।
क्योंकि ये बेगम हजरत महल में ऐसा था कि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं जब वो अवध से तशरीफ ले जाते हैं तो जेम्स ऊट्रम की एंट्री उसके बाद होती है। तो एक 20-25 मिनट के बाद जेम्स ऊट्रम की होती है। एक ही प्ले में हमने दोनों कैरेक्टर की, वाजिद अली शाह का भी और जेम्स ऊट्रम का भी। नवाब वाजिद अली शाह जो थे उनके कॉम्पोजिशंस जो हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे। तो वो एक जी बिल्कुल, उनका कहा हुआ जो है बाबुल मोरा नैया छूटो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसको काफ़ी सिंगर्स ने इसको गाया भी है। तो उसमें मुलाहिजा हो 2 लाइनें आपके लिए। बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जा, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जा, मैं चली पिया के देश, मैं चली पिया के देश, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। तो ये थी साहब नवाबों की कहानी, एक नवाब की ज़बानी। और उम्मीद है कि नवाब, कबाब और आदाब के आपके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। आदाब और आदाब।